नफरत का जहर लेके जाने का बीजेपी का क्या प्रयास है? जरा शांत बैठो यार। आज के सभी न्यूज़पेपर्स में एक एडवर्टाइज आई है, सब टोपियां दिखाई है, लेकिन उसमें जो मुस्लिम स्कल कैप पहनते हैं उस स्कल कैप ही नहीं दिखाई। ये जाहिरात का मतलब क्या है मैं नहीं समझा हूं। और फिर से वो उन्होंने एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे ऐसा कहा है। मैं थोड़ा सा इस देश का इतिहास बताना चाहता हूं। इस देश में सबको बंटवाया जिसने, किसी को शूद्र बना दिया, किसी को अति शूद्र बना दिया, उनको कहा तुम गांव में नहीं रह सकते, तुम गांव के बाहर रहो। फिर उनको पानी नहीं पीने दिया, अछूत करके उनको संबोधा गया। जब जानवर मर जाते थे गांव में तो जानवर उठाने का काम दिया जाता था, फिर उसी का मटन वो खाते थे। ऐसे तो हालात थे। जिनको आप कह रहे हैं अभी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, कभी उनके बारे में सोचा है आपने? आप रिजर्वेशन उनके कैंसिल करने की बात कर रहे हैं, जो मुख्य धारा में आके उनको 70 साल भी नहीं हुए हैं। ये तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे, वरना वो मुख्य धारा में भी नहीं आते थे। ये वर्ण व्यवस्था इस देश में किसने लाई? तो आप ये बटेंगे, आपने बंटवाया। जिसके नाम पे आपकी राजनीति चलती है, आप लोगों ने बंटवाया। अति पिछड़ों को, यहाँ के ओबीसी को आपने बंटवाया। इसलिए ये देश में बंटने का काम आपने शुरू किया और काटने का भी काम आपने नहीं शुरू किया, जो आपने गुजरात राइट्स में किया। आप खुद राज्य के मुख्यमंत्री थे। उस राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते आपने पुलिस को रोकने की भी कोशिश नहीं की, रोकने की कोशिश की। उनको बोला कि तुम जाओ मत। जब एहसान जाफरी को मारा गया तब उसकी बीवी ने 150 फोन किए थे, नहीं पहुंचे पुलिस। कभी उसकी जांच हुई गुजरात में? नहीं हुई। और एक प्रधानमंत्री जो पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री है, वो कैसे बोल सकता है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे? यानी इसका दूसरा अर्थ है कि हम अनसेफ हैं। एक राज्य व्यवस्था में इतना बड़ा तबका अनसेफ होना यानी उस गवर्नमेंट का फेलियर है। तो हम मांग कर रहे हैं कि भाई तुम इस्तीफा दे दो। आप इस्तीफा दो ना। अगर इस देश के 140 करोड़ जनता को अनसेफ लग रहा है तो आप इस्तीफा दे दो। क्योंकि अब आज से पहले कभी ऐसे पंतप्रधान ने बयान नहीं दिया था, किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान नहीं दिया था, किसी गृह मंत्री ने ऐसा बयान नहीं दिया था। इस राज्य के गृह मंत्री कहते हैं बटेंगे तो बटेंगे। किसको धमकाना चाह रहे हैं आप? यानी चुनाव है कि धमकाने का प्रशिक्षण है? तो मैं यही समझाने यहां आया था कि देश के महाराष्ट्र के माहौल बिगड़ा करके ये चुनाव में उतरे हैं। लोकसभा की करारी हार के बाद वो अब डरने लगे हैं और डर के कारण एडवर्टाइज के द्वारा इसके द्वारा देश के मुख्य प्रवाह से हम मुसलमानों को बाहर निकलने वाले एक क्लियर कट इशारा दे रहे हैं। क्लियर कट
तो इसके बारे में आप सोचना जरूर। होना जाना तो कुछ नहीं, कुछ कर नहीं सकेंगे, लेकिन डरा तो जरूर सके। और तो पुलिस से भी अपील कर रहा हूं कि रेती बंदर पे नाकाबंदी लगाओ, वाई जंक्शन पे नाकाबंदी लगाओ। करोड़ों रुपए मुंब्रा में आ रहे हैं, बाहर के नामचीन गुंडे मुंब्रा में घूम रहे हैं। ऐसा ना हो कि एक आध गुंडा इसमें ही उड़ जाए, क्योंकि सुनने वाला तो कोई नहीं है, हमारी आदत ही नहीं है। हम किसी के अंग पे आज जाते नहीं, कि जिंदगी में 15 साल में आपने देखा नहीं मेरा किसी से झगड़ा हुआ है, पर मेरे कार्यकर्ताओं से कोई भिड़ जाएगा तो मेरे इतना बुरा कोई नहीं। ये आज इशारा मैं पुलिस को दे रहा हूं। ये पुलिस को रखता रहेगा कि सत्ताधारी पक्ष के वो पुलिस है, तो ऐसा कभी नहीं होता है। पुलिस पुलिस है, और पुलिस ने कायदा कानून और सुव्यवस्था संभालनी चाहिए। जरा भी उधर किधर गलती हुई, जैसे कल स्टेशन रोड पे एक लड़के को स्टैप किया, उसका स्टैप का जो जख्म है इतना जोरदार था कि उसके किडनी तक वो पहुंच गया। वो किसका आदमी था? जिसको स्टैप किया वो यासीन कुरैशी के सगे भाई का लड़का था, और जिसने स्टैप किया था वो किसका कार्यकर्ता था? कौन गए थे पुलिस स्टेशन उसको मदद करने के लिए? काम जो 15 साल में मुंब्रा में हुआ नहीं, कभी किसी ने किया नहीं, ये काम बंद करो। उनको मुंब्रा के कुछ प्रतिष्ठित लोग जो खुद को प्रतिष्ठित समझते हैं, उसको संदेशा दे रहे, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अरे उसकी जान जाने की वक्त आ गई और तुम बोलते कॉम्प्रोमाइज करेंगे? मेरे को यासीन कुरैशी ने नाम बताया है, पर मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि उस आदमी की उतनी पहुंच भी नहीं है। पर वो आदमी कितना बेशर्म होगा कि जो जाके हॉस्पिटल में सीरियस पड़ा है, उसके बाप को जाके बोलता है कॉम्प्रोमाइज करो। शर्म नहीं है साले को? ये जो बढ़ रहा है गुनाहगारीकरण, ये पुलिस की वजह से बढ़ रहा है। पुलिस के यहां जाके लोगों की हिम्मत कैसे होती है 307 के गुनहगार को छोड़ दे, ये बोलने की पुलिस के सामने जाके हिम्मत कैसे होती है? अगर ऐसा ही रहा तो हम मुंब्रा का एरिया बंद कर देंगे। सब व्यापारी भी मुझे मिलके गए हैं, अच्छे अच्छे बड़े व्यापारियों ने कहा है कि यहाँ दहशत बढ़ा रहे हैं लोग। हमको जो आराम की जिंदगी थी अब आराम नहीं रहा है, हमको बुलाया जा रहा है। वो घबराने वालों में से नहीं है, वो उनको 60 70 साल हुए हैं। लेकिन ये माहौल खराब मत करो। चुनाव आज क्या है, कल चला जाएगा। पर अगर 2-3 मर्डर हो गए ना जो मुंब्रा में कभी नहीं हुए थे, तो मुंब्रा का नाम फिर से एक बार बदनाम कर दोगे। जो हमने सभी ने मिलकर मुंब्रा के आवाम ने उसको सुधारने की कोशिश की है। यहाँ पर 3 मरतबा से मामला मुंब्रा में मुसलसल लाडिले विधायक मेंबर ऑफ असेंबली जनाब डॉक्टर जितेंद्र पवार साहब, शमीम खान साहब और दीगर आपके हाथ पांव बन करके मुंब्रा को विकास की तरफ ले जाने वाले कारपोरेटर्स और दीगर शख्सियतें यहाँ मौजूद हैं। 20 वर्षों से हजरत बाबा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर मैं तकरीर करने आता हूँ। 20 वर्षों से मुसलसल मैंने अमृत नगर रोड पर तमाम मसलकाए इस्लामिया से खिताब किया। मुंब्रा की धरती पर मैं हमेशा सिर्फ मजहबी रहा, मजहब, मिल्लत और कौम के बारे में हमेशा आवाज उठाता था। मैंने इरादा किया था कि कभी मैं मुंब्रा में सियासी स्टेज पर नहीं आऊंगा, लेकिन यह इरादा मुझे तोड़ना पड़ा। तोड़ने का सबब यह बना कि कल तक हमारा मुल्क जो इत्तेहाद, अमन और एकता का प्रतीक था, आज वह
हमारा मुल्क किसी और रविश पे जा रहा है। नफरतों की आंधियां चलाई जा रही हैं, जबानों, भाषाओं, इलाकों और रंगों में बांटा जा रहा है। मुसलमान आजादी से लेकर अब तक इस मुल्क में बहुत सारी परेशानियां सहता रहा, मगर मुल्क की बका, मुल्क के इस्तेहकाम के लिए अपने लिए सब कुछ झेल जाता था। लेकिन जब से बात शरीयत मुताहरा की आई, आज जब ये कहा जा रहा है कि हम कॉमन सिविल कोड लाएंगे, आज जब ये कहा जा रहा है कि हम मस्जिदें नहीं रहने देंगे, अजानें नहीं रहने देंगे, तो फिर मसला हमारी गैरत का आ गया। और अगर ऐसे में जो कलमा पढ़ के भी, मुसलमान होकर के भी ऐसे लोगों का साथ दे रहा है, या बीजेपी के साथ बिला वास्ता या बिल वास्ता किसी भी सूरत में अगर नजर आ रहा है, तो वो पार्टी किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय की नहीं रही। मेरा ताल्लुक शिया मजहब से है, लेकिन कभी मैंने अपने को शिया मजहब का मुकर्रिर नहीं समझा, मैंने आलमी इस्लाम का मुकर्रिर समझा। और यही वजह है कि आज मैं यहां सिर्फ शिया बनकर के नहीं, शियत से बिलोंग करते हुए पूरे मिल्लत मुस्लिमा का तर्जुमान बनकर के आया हूं। महाराष्ट्र का इलेक्शन इस वक्त, इस घड़ी में सबसे अहम बन गया है। मैं समझता हूं पार्लियामेंट के इलेक्शन जो अभी गुजरे हैं वो इतने अहम नहीं थे जितना इस वक्त महाराष्ट्र का इलेक्शन अहम हो गया। और यहां पर जो ऐसे कद हैं डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जैसी सूरत में, हमारी मुस्लिम क़यादतों के साथ साथ डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के साथ मैं आज इसलिए आकर के बैठा हूं कि डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड का ताल्लुक मुस्लिम समुदाय से नहीं है, उसके बावजूद भी मुस्लिम मसाइल से इतना ताल्लुक रहा कि कभी मुमरा के किसी भी मुस्लिम मसले से एक लम्हे के लिए वो गाफिल नजर नहीं आए। और मैंने इस 20 वर्षों की जिंदगी में देखा कि चाहे वो जमीयत उलमा का कौमी यकजहती प्रोग्राम रहा हो, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल्लाह का दीन बचाओ दस्तूर बचाओ का प्रोग्राम रहा हो, चाहे कुद्स की रैली का प्रोग्राम रहा हो। अभी हमारे एक वकील साहब थे जो यहां टहल कर गए, उन्होंने कहा हमने गजा पर प्रोग्राम दिल्ली में किया। आप दिल्ली में करते हैं, लेकिन जितेंद्र अवार्ड साहब के जेरे सरपरस्ती गजा पे प्रोग्राम मुमरा में भी हुआ, बाई जंक्शन पर, जहां लाखों की तादाद में थे। इन्हें आज अगर मुस्लिम दुश्मन कहा जा रहा है तो मैं पूछना चाहता हूं कि फिर मुस्लिम दोस्त किसे कहते हैं? आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। और यहां बैठे हुए मेरे तमाम आदरणीय मीडिया के लोग, इज्जत माफ प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग, मैं आपसे भी एक बात कहूंगा कि ये हाथों में जो आपने अपने कैमरे उठाए हैं, ये कैमरा नहीं है, बल्कि मुल्क की तामीर का एक असलहा आप उठाए हुए हैं। इसलिए आपसे भी गुजारिश है कि हक का साथ देते हुए एक ऐसे उम्मीदवार की तरफ जिसके जीतने के राह में लोग जीतने के लिए मुमरा नहीं आए हैं, डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड को हराने के लिए मुमरा आए हैं। तो मैं उन्हें यह बता देना चाहता हूं कि अगर आप मुमरा से बाहर से चल करके यहां डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड को हराने के लिए आए हैं, तो आने वाली 20 तारीख को हम तमाम मसलक के मुसलमान जितेंद्र अवार्ड के साथ खड़े होकर के ये बात बताएंगे कि हम ऐसी हर सांप्रदायिकता को हराने के लिए खड़े हुए हैं। और उस महाराष्ट्र के अंदर सबसे खूबसूरत चेहरा इत्तेहाद का, अमन का, शांति का अगर कोई है तो वो मुमरा की सरजमीन है। आज फिरका परस्त ताकतें सबसे ज्यादा जिससे खौफ महसूस कर रही हैं वो मुमरा की धरती है, क्योंकि मुमरा तमाम एक भारत जिसका सपना गांधी जी ने देखा था, जिसको सरदार जवाहरलाल नेहरू ने किया और उनके साथ के लोगों ने किया, उस सपने को सजाए हुए आज डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड उसी भारत के निर्माण में लगे हुए हैं। मैं एक और आखिरी बात, मैंने पहले भी कहा, शमीम भाई से भी कहा, और आप सारे पत्रकार जानते हैं कि मैं डंके की चोट पे गुफ्तगू करने वाला हूं। और जाहिर है कि अगर अवार्ड साहब ने अभी ये कहा है कि 2 जगह नाकाबंदी लगाई जाए, पैसे तकसीम हो रहे हैं, तो याद रखिएगा, पैसे लेकर के जो कौमें किसी के साथ खड़ी होती हैं वो पैसों के खत्म हो जाने के बाद बैठ जाती हैं।
हम डॉक्टर जितेंद्र औहाड के साथ उनकी खिदमतों की बुनियाद पर खड़े हुए हैं कि जिन्होंने मुमरा को उस विकास की तरफ ले जाके अपने इस 15 बरस के दौर में पहुंचाया कि आपको यकीन करना पड़ेगा कि पहले मैं मुमरा आया करता था तो मालूम हुआ कि 6 घंटे ना आइएगा, यहाँ लाइट मुसलसल नहीं रहती, फला दिन ना आइएगा, आपको वजू करने का पानी नहीं मिलेगा। जो मुमरा पौड़ियों पे जी रहा था, डॉक्टर जितेंद्र औहाड साहब के आने के बाद आज एक रोड का जो मुमरा था, आज MM वैली की तरफ से जो विकास हुआ, उस इलाके को आप देखने जाएं और दूसरे इलाके को, वाई जंक्शन को देखें, रेती बंदर को देखें, ये रोशनियां, ये जगमगाता हुआ शहर जब आप पहाड़ों की बुलंदी से देखते हैं तो आज ये किसी और मुल्क का मंजर पेश करता है। और इसकी इस तामीर में डॉक्टर जितेंद्र औहाड साहब का बहुत बड़ा हाथ है। मैं पूरे मुमरा के जिम्मेदारों से, खास तौर पर उलमाए किराम से, सारे उलमा नहीं आते, लेकिन मैं तमाम पत्रकारों को यह बताना चाहता हूं, मैं कोई सियासी बात नहीं करता, मगर जब से इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हुआ है, मैंने तमाम मसलकों के उलमा के दफ्तरों में बैठ कर और फोन कर करके ये पूछा है कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है। तो सबने एक जबान होकर के कहा कि जब मौलाना सज्जाद नोमानी आज हिंदुस्तान गिर क़यादत निगाह रखे हुए अघाड़ी को जिताने की बात कर रही है, जितेंद्र औहाड साहब को जिताने की बात कर रही है, तो मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के अपने बुजुर्ग मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की तायीद कर रहा हूँ, जमीयत उलमा की तायीद कर रहा हूँ, मुस्लिम पर्सनल लॉ की तायीद कर रहा हूँ, और इन तमाम चीजों की तायीद, इन तमाम इदारों और बड़े बड़े क़यादतों की तायीद अगर किसी को हासिल है तो वो जितेंद्र औहाड साहब हैं, जिन्हें 3 बार हमने आजमाया है। आज हम उस सेंसिटिव और उस हसास दौर से गुजर रहे हैं जहां कोई कितना अच्छा बन के क्यों ना आ जाए, लेकिन किसी नए को हम आजमाने की पोजीशन में नहीं है, बल्कि जो हमारा आजमाया हुआ है हम उसी को दोबारा रिपीट करेंगे ताकि मुमरा के अंदर सांप्रदायिकता का नंगा नाच ना हो सके। जो मुख्तलिफ मौकों पर किया गया, वो रैलियां कि जो शहर के बाहर गुजारी जाती थी, जिनका यहाँ कोई काम नहीं होता था, उन्होंने यहाँ रह करके इस तरह की कोशिशें की हैं। अक्सर डॉक्टर जितेंद्र औहाड साहब पर मुस्लिम दुश्मनी के जो इल्जाम लगाए गए, उस सिलसिले में ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जब भी बोले हैं तो फकत मुमरा के लिए नहीं बोले हैं, बल्कि हिंदुस्तान पर पूरे मुस्लिमों के मसाइल पर बोले हैं, जो इस बात की दलील है कि मुमरा की सरजमीन फकत एक इलाके की सरजमीन नहीं है, बल्कि पूरे भारत की सरजमीन है। एक आखिरी बात कि मुमरा में जितने टीचर्स हैं, असातिज़ा हैं, स्कूल्स हैं, मदरसे हैं, आज इन्हें मदरसे भी अच्छे नहीं लगते। आज इनकी साइटों पे जब मैं जाके देखता हूं, इन्हें हमारी भाषा उर्दू, जिसका अभी कल दिन मनाया गया औहाड साहब, ये भाषा जो जोड़ती है, जो मोहब्बतों की भाषा है, जिस भाषा के बगैर हिंदी मुकम्मल नहीं होती है, उस उर्दू के बगैर भारत कैसे मुकम्मल हो सकता है। मगर उस जबान की दुश्मनी जानते हैं किस तरह की गई। उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट का एक उम्मीदवार, उनकी पार्टी का, जो महाविकास अघाड़ी का उम्मीदवार है इंदौसी में, उसने मुसलमानों की अक्सरियत देखकर एक हैंडबिल, एक अपील की हैंडबिल उर्दू में निकाली, तो उसको लेकर के इन फिरका परस्त पार्टियों की साइटों पर जिस तरह से बातें आई हैं कि जैसे उर्दू में हैंडबिल निकाल करके उसने कोई देशद्रोह का काम किया है, इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल हो रहा है। तो याद रखिएगा कि चाहे मदरसे हों, चाहे स्कूल हों, चाहे इदारे हों, मैं हर तरफ के जिम्मेदारों को, उसमें ये मीडिया भी बहुत बड़ी जिम्मेदार है समाज की, याद रखिएगा, अगर आपने समाज को मजबूत करके और समाजी सियासत नहीं खड़ी की तो फिर समाज सियासी हो जाएगा, और जब समाज सियासी हो जाएगा तो सांप्रदायिकता समाज को चलाएगी, और जब सांप्रदायिकता समाज को चलाएगी तो उसमें नफरतें पैदा होंगी, नफरतों की खेतियां होंगी, नफरतों के फल उगेंगे। और याद रखिए, ये फकत सिर्फ 2024 का इलेक्शन नहीं है, बल्कि मुल्क के मुस्तकबिल और मुल्क के संविधान के मुस्तकबिल का इलेक्शन है। एक तरफ बीजेपी जैसी पार्टी है जो जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अभी औहाड साहब ने जब कहा ये कि वो कह रहे हैं एक रहो
एक हो जाओ। मैं कहता हूं ये कोई बुरी बात नहीं है, ये तो मैं मुसलमानों से भी कहता हूं एक रहो। हिंदू भाइयों को भी एक रहना चाहिए, आप भी हिंदू भाइयों में से हैं। कुछ लोग यहाँ मुझे कहते हुए मिले, और हाज साहब वहां जाते हैं, कलवा जाते हैं तो हिंदू हो जाते हैं। मैंने कहा हिंदू हो नहीं जाते हैं, वो हिंदू हैं। कलवा में वो हिंदू हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो वो मुसलमान नहीं बनते, बल्कि हिंदू रह करके मुसलमानों की तारीफ करते हैं, मुसलमानों का विकास करते हैं, मुसलमानों के मसाइल सुनते हैं। और यही उनका सबसे बड़ा उनकी अदा है, यही उनकी खिदमतों का सिला है, जो मुमरा के अवाम को, उलमा को, इदारों को, जिम्मेदारों को ये बताना पड़ेगा कि मुमरा फकत वो नहीं है कि जो रोडों पे बसता है, मुमरा वो है कि जो घरों में बैठकर शरीफ बच्चे पैदा करके आगे बढ़ाता है। और याद रखिएगा कि मैं ये जरूर कहूंगा कि अभी मुल्क के वजीर आजम ने, वो आए हमारे औहार साहब से कुछ सबक लें, उन्हें चाहिए कि वो सीखें। अभी झारखंड में बाकायदा इस वक्त इलेक्शन वहां भी हो रहा है, महाराष्ट्र का टाला गया, हरियाणा के साथ होना था। टाला इसलिए गया कि ताकि सांप्रदायिकता 1-2 महीने के अंदर महाराष्ट्र के अंदर सारे जाल बिछा सके और उसके बाद महाराष्ट्र की बिसात को उलट दिया जाए। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं कि बीजेपी की बिसात उलट चुकी है महाराष्ट्र के अंदर, जहां जहां मैं दौरे कर रहा हूं। और मैंने इसलिए दौरा किया कि अगर मैं मौलवी होकर के इस वक्त बाहर निकल करके नहीं आया तो मैं फकत एक मदरसे के अंदर महदूद रह जाऊंगा, मेरा समाज से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। इसलिए इस वक्त समाज के निर्माण में हर वर्ग के लोगों को निकल करके बाहर आना पड़ेगा। और डॉक्टर जितेंद्र ओहार जैसे लोगों की मैं इन्हें इसकी बधाई देने भी आया हूं कि मैं गलियों में चलता हूं, मैं लोगों से मिलता हूं, मैं बड़े बड़े प्रोग्रामों में लोगों के विचारों को सुनता हूं। इस वक्त मुमरा से जितेंद्र ओहार साहब की जीत यकीनी बन चुकी है। ये अंदर की मैं आपको बात बता रहा हूं। इस वक्त वोटर भी साइलेंट है, क्योंकि जब आज मारपीट पे लोग उतर आए हैं तो शरीफ लोग खामोश होकर के ये तय कर चुके हैं कि हमारा नेता जितेंद्र ओहार था, जितेंद्र ओहार है, और उस वक्त तक हमारे नेता जितेंद्र ओहार रहेंगे जब तक कि हमारे मुमरा के मसाइल को वो हल करते हैं। ये हम